जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो बिहार दरोगा का जो 64 पोस्ट का एग्जाम हुआ था उसी का आज हम लोग टेस्ट देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पार्ट नंबर 2 देखने वाले इसका सेट का। और ये सेट नंबर तीसरा का दोस्तों जो कि भाग 2 है, क्योंकि क्वेश्चन 50 तक इसके पहले वाला वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि मानवाधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च हुआ था। तो ये आपको लंदन में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। मानवाधिकार के लिए समर्पित जो दुनिया का पहला टेलीविज़न चैनल है दोस्तों, वो 16 जनवरी 2019 को लंदन में लॉन्च किया गया था। और इस चैनल को इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और यह वेब आधारित चैनल है जो कि 20 से अधिक देशों को मानवाधिकार मुद्दे को यह प्रसारित करता है। नेक्स्ट है कि 1878 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 1878 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना जो किया गया था वो आपका देहरादून में किया गया था, याद रखिएगा। और यह 1906 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने वानिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसका नाम बदलकर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया है। नेक्स्ट आपका है परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण वन संस्थान एवं स्थान, जिसमें भारतीय जो वन सर्वेक्षण आपको याद रखना है, ये आपका देहरादून में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी आपका देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्था आपसे पूछेगा तो भोपाल में है। वन शिक्षा निर्देशालय जो है आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, यह दोनों आपका बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान भी आपका देहरादून में है। और केंद्रीय चिड़ियाघर जो प्राधिकरण है वो आपका दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है। तो कल हम लोग जो सिनेमा देखने जा रहे हैं इसमें आपका अधिकरण कारक है, याद रखिएगा। कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, इस वाक्य में आपका अधिकरण कारक आता है। देखिए कारक होता है दोस्तों कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद और उनके विभक्त चिन्ह ध्यान रखना है। जैसे कर्ता कारक का होता है विभक्त चिन्ह आपका ने होता है। कर्म को होता है, कारण से होता है, संप्रदान को के लिए होता है। फिर अपादान जो होता है आपादान यह से होता है। संबंध आपको का के की रा रे री से होता है। अधिकरण में आपका में और पर होता है। और संबोधन हे अरे अजी अहो। देखिए अधिकरण जो कारक होता है जो शब्द क्रिया के समय स्थान अवसर आदि का बोध कराए। देखिए प्रश्न में दिए गए वाक्य में कल क्रिया का समय आपको का बोध कराता है, इसलिए यह अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात का प्रमुख वस्तु कौन थी। तक कपास थी, याद रखिएगा। क्या? कपास। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु आपको कपास थी। और ब्रिटेन के कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। और इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गया है। देखिए नेक्स्ट है 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1860 के दशक में उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप दोस्तों लोहे और स्टील को ज़रूरत तेज़ी से बढ़ गई थी। और 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। देखिए यह राशि आपको इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दोगुनी थी। नेक्स्ट है कि धेनु, सुरभि और पेशवनी किसका पर्यायवाची है। तो चलिए इसका डिस्कशन में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि धेनु जो है और सुरभि एवं पेशवनी जो ये तीनों गाय का पर्यायवाची शब्द है, याद रखना है। गाय का अन्य पर्यायवाची है जैसे गौरी है, भद्रा है, दोगधी है, ये सभी आपका गाय का है। गंगा का दोस्तों सूर्यसूरी, देव नदी, जाह्नवी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, यमुना, तरनी, तनुजा, अर्कजा, भानुजा, सूर्यसुता, यह सभी आपका गाय का है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सी वस्तु है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ दोस्तों आपका स्टील होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु स्टील होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट डिस्कशन बोल रहा है कि प्रत्यस्था वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उस वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। एवं जैसे ही वस्तु से यह विरूपक बल हटा दिया जाता है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। तो सर्वाधिक प्रत्यस्था वाला पदार्थ आपका स्टील होता है, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बोला कि काला पानी विवाद किस देश के बीच विवादित है। तो काला पानी विवाद जो है आपका भारत और नेपाल के बीच विवादित है। काला पानी विवाद भारत नेपाल देश के बीच क्षेत्रीय विवादित है।
मई 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें न केवल काला पानी पर बल्कि उत्तराखंड के लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र पर भी दावा किया था, जिस कारण भारत में कूटनीतिक आक्रोश फैल गया और दोनों देश के बीच इस संबंध के विवाद उत्पन्न हो गया था। फिर काला पानी उत्तराखंड की एक घाटी है दोस्तों, जो भारत के द्वारा पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में प्रतिबंधित किया जाता है। 1816 में नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश जो भारत ने सुगौली संधि के पर हस्ताक्षर किया था, जिसने काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के अनुसार काला पानी से शुरू होती है जहां से नदी शुरू होती है, वही नेपाल लिम्पुयाधुरा से नीचे की ओर पूरे खंड को पूर्व से पहाड़ में स्थित एक उच्च भूभाग तक स्वामित्व का दावा करता है। काला नदी को दोस्तों उत्तराखंड में शारदा नदी या काली गंगा के नाम से जाना जाता है और काली नदी पर स्थित उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिलती है, जो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि काली नदी परियोजना, टनकपुर जल विद्युत परियोजना, चमेलिया जल विद्युत परियोजना, शारदा बैराज, ये सभी काली नदी परियोजना है, याद रखना है। देखिए सुस्ता क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में भी भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र में से एक है, जो कि सुस्ता गंडक नदी के तट पर स्थित है और इसे नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है, याद रखना है गंडक नदी को। नेक्स्ट है कि प्रांकुर एवं मूलांकुर किससे संबंधित है, तो प्रांकुर एवं मूलांकुर बीज से संबंधित है। देखिए बीज के सबसे बाहरी भित्ति को बीजावरण कहा जाता है। बीजावरण 2 अध्याय वर्णों का बना होता है और बाहरी खोल को बीज चोल, अंदर की खोल को टेगमेन कहा जाता है। बीजावरण के नीचे जो भ्रूण होता है, उसे भ्रूण में 2 सफेद गुद्देदार संरचनाएं होती है, जो कि बीजपत्र कहलाती है। देखिए भ्रूण में एक छोटा अक्ष होता है जिसे बीजपत्र जुड़े रहते हैं और अक्ष का वह भाग जो बीज के नुकीले सिरे की ओर होता है उसे मूलांकुर कहा जाता है और दूसरे भाग जो बीजपत्र के बीच होता है उसे प्रांकुर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 59, बोला कि प्राथमिक घाटा होता है, बताइए प्राथमिक घाटा क्या होता है। तो प्राथमिक जो घाटा होता है वह राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा में से सरकार के द्वारा जो ब्याज अदायगी होता है उसको घटा दिया जाता है। चालू वर्ष के राजकोषीय घाटा और पहले से ली गई उधारियों पर ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। अर्थात यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे होता है बजट घाटा, तो बजट घाटा बराबर होता है, देखिए जो बजटीय घाटा व्यय होता है उसमें से बजटीय प्राप्ति को घटा दिया जाता है, तो आपका बजट घाटा प्राप्त हो जाता है। फिर राजस्व घाटा प्राप्त करने के लिए राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से माइनस कर देंगे। फिर राजकोषीय बराबर होता है दोस्तों कि बाजार घाटा में बाजारी उधारी को जोड़ेंगे और माइनस देयता को घटा देंगे। नेक्स्ट है कि वेस्टर्नलैंड पुस्तक जिसे बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया वो उसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक दोस्तों चेतना मारू थे, याद रखिएगा कौन, तो चेतना मारू। इसका डिस्कशन देखेंगे। चेतना मारू के उपन्यास वेस्टर्नलैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया था। अन्य पुरस्कार यहाँ है 2023 में पॉल लिंच जो कि यह आयरिश उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए मिला था। 2022 में सेहान करुणालितलिका को श्रीलंका द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा को मिला था। नेक्स्ट है कि पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो यह क्यों प्रतीत होता है ध्यान दीजिएगा। देखिए जो पानी में गिरा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। जब सिक्के से प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर झुक जाती है और उस बिंदु तक जहां से अपवर्तित किरण आती है हुई प्रतीत होती है, चूंकि किरण सिक्के के ऊपर एक बिंदु से आती प्रतीत होता है और इसलिए सिक्का ऊपर उठी हुई दोस्तों प्रतीत होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 62 का रहा है कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो बताइए। तो ये आपका ठोस से सीधे गैस में होता है ऊर्ध्वपातन में। देखिए ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया में पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है और यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण की बात की जाए तो याद रखना है कपूर का ठोस से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना, नेपथेलियन की गोलियां, अमोनिया क्लोराइड, ये सभी आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 63, भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो आय विधि के द्वारा किया जाता है, व्यय विधि के द्वारा कि उत्पादन विधि के द्वारा। तो भारत में गरीबी का निर्धारण करने के लिए रहता है तो व्यय विधि के द्वारा किया जाता है। देखिए भारत में जो व्यय विधि के द्वारा गरीबी का निर्धारण किया जाता है, सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में एक समिति का गठन किया गया था जो अपना रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत किया और सी रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा में परिभाषित किया था।
क्वेश्चन नंबर आपका 16 बोलता है कि 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 16वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है आपका अरविंद पनगरिया बन चुके हैं, याद रखिएगा। अरविंद पनगरिया 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको NK सिंह थे। देखिए, सरकार ने 5 वर्ष की अवधि जो कि 2026-27 से लेकर 30-31 के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया को 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 65 बोला कि नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नमस्ते जो पोर्टल है ये आपको आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। नमस्ते पोर्टल आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था और आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद ऋणगणना कोड यानी कि NAMC विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 का है कि अमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है। तो अमाशय में भोजन का पाचन आपको हाइड्रोक्लोरिक के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अमाशय में भोजन का पाचन HCl के द्वारा होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक कहा जाता है। देखिए, अमाशय जो है वक्ष गुहा में बाईं तरफ फैली हुई रचना जो कि 3 भागों में बटी है। अग्र भाग होता है दोस्तों जिसे कार्डियक कहते हैं, मध्य भाग को फंडी कहते हैं और पश्च भाग को पाइलोरी कहते हैं। यह अमाशय का 3 भाग है जिसमें अमाशय के जो भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, याद रखना है। और अमाशय के भीतरी दीवार पर उपस्थित जो अम्लीय जिसका pH मान 1.8 होता है और जठर रस के अंतर्गत पाचक एंजाइम तथा पेप्सिन एवं रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं म्यूकस आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में पेप्सिनोजेन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोटीन को सरल अणु में तोड़ने का काम करता है। पेप्सिन का स्रवण मुख्य कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है जो कि उदर ग्रंथि के नज़दीक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरीन लाइपेज वसा का पाचन करके ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको संता थोरम को इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं। देखिए, तेलंगाना के मुख्य नावा अधिकारी थे जो कि सांता थोरम को 27 से लेकर 29 अगस्त तक मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिल्मा रूसेफ जो कि ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थी, गीतिका श्रीवास्तव जो कि पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी नियुक्त की गई है और एक श्रीमती सोफाली बी शरण जिसको PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड्स 2016 फिल्म का डायरेक्टर कौन था। तो इसका डायरेक्टर जो थे दोस्तों वो आपको विकास खन्ना थे, याद रखिएगा। कौन? देखिए, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड्स 2016 के फिल्म डायरेक्टर विकास खन्ना थे। देखिए, संजीव कपूर एक भारतीय सेलिब्रिटी शेफ है और राजकुमार एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। रेखा शर्मा जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 बोल रहा है दोस्तों कि 21 वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है। जो कि दोस्तों ये आपका देखिए जो दरोगा से जो बुक निकला था फर्स्ट और सेकंड एडिशन उसमें भी पेज नंबर देखिए 20 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यह क्वेश्चन दिया गया था। देखिए इसका डिस्कशन कर रहा है कि किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु एवं सेवा का जो उत्पादन उस क्षेत्र का कुल उत्पादन कहलाता है, जिसे आमतौर पर GDP कहते हैं। GDP दोस्तों किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाई के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं को अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद GDP है, याद रखिएगा। सकल घरेलू यानी कि GDP है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित होता है। तो देखिए जब सौर ऊर्जा से बल्ब जलाइएगा तो दोस्तों सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन डी आप इसको कह सकते हैं। सौर ऊर्जा को प्रकाश नहीं दोस्तों विद्युत ऊर्जा ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए। देखिए सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा को सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा जो होता है फोटोवोल्टिक एक उपकरण है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश से सोलर सेल जो सिलिकॉन या अन्य अर्धचालक उपकरण से बना होता है। ध्यान देना है कि जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क आने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण और विभिन्न तकनीक जैसे फोटोवोल्टिक पैनल, सौर हीटर आदि का उपयोग विद्युत एवं थर्मल ऊर्जा के रूप में किया जाता है। देखिए सोलर जो थर्मल होता है या सोलर थर्मल पावर सिस्टम जिसे कंसंट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है और विद्युत उत्पादन करने हेतु थर्मल रूट का उपयोग कर उच्च तापमान ऊर्जा स्रोत के रूप में संकेंद्रित और विकिरण का उपयोग किया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि भारत को एक पहल है और यह 122 देश से अधिक देशों का संगठन है
वर्ष 2025 तक वैश्विक सौर क्षमता में भारत की हिस्सेदारी 8% होने की उम्मीद है और 363 गीगावाट को भविष्य की संभावना क्षमता के साथ भारत की ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने का संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 71। क्वेश्चन 71 बोल रहा है कि दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश किस संस्था के द्वारा देखा गया है। तो यह आपको दोस्तों लद्दाख ऑब्जर्वेटरी के द्वारा याद रखिएगा। जो दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश है लद्दाख ऑब्जर्वेटरी संस्था के द्वारा देखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण गोलार्ध में इसे अरोरा ऑस्ट्रेलियस सदर्न लाइट्स के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। बोला कि बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित सही कथन चुनिए। तो इसका सही कथन आपका क्या हो, तो इसका दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। बाकी डिस्कशन में इसको हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे जो भी है, तो इसको डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है कि ए और बी दोनों सत्य हैं। क्यों सत्य है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, टाटा मोटर्स। देखिए यह उत्पादक लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी स्थान या देश में उत्पाद के लिए प्रतिष्ठान स्थापित करता है जहां उसे सस्ती भूमि, श्रम और कच्चा माल मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 73। क्वेश्चन 73 क्या कर रहा है, ध्यान देना है। बोला कि जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने हेतु G20 सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको भारत सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने हेतु G20 जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है वह भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। पर्यावरण और जलवायु मिशन के साथ ग्लोबल बायोफ्यूल्स एयरलाइंस भी लॉन्च किया गया है, आपका भारत सरकार के द्वारा याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। बोला कि WTO को पूर्ववर्ती संस्था के रूप में किसे जाना जाता है। तो WTO का दोस्तों जो पूर्ववर्ती संस्था है वो आपको टैरिफ और व्यापार वन समान समझौता है, याद रखिएगा। इसका डिस्कशन देखते हैं कि टैरिफ और व्यापार वन समझौता यानी कि WTO की पूर्ववर्ती संस्था के रूप में यह जाना जाता है। बाकी डिस्कशन इसका ध्यान देना दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1947 में 23 देश के द्वारा मुक्त एवं न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण में एक समझौता किया गया है और जिसके माध्यम से व्यापार संबंधित प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम किया गया है। और यह समझौता आपको 1 जनवरी 1948 के प्रभाव में आया था और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में स्थित है। उरुग्वे दौर पर भारतीय के दौरान ध्यान रखें, उरुग्वे दौर के वार्ता के दौरान प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधित सामान्य समझौते के महानिदेशक अर्थात डंकल ने एक मसौदा प्रस्तुत किया था और डंकल मसौदा के सदस्य देश के मध्य व्यापक विचार विमर्श के पश्चात वर्ष 1994 में मरावके समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। और नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया है और वर्तमान में WTO के 164 सदस्य देश हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कर रहा है कि तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी। तो तटरक्षक बल की जो स्थापना हुआ था 1 फरवरी 1977 को। देखिए इसका डिस्कशन है कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और यह विश्व में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सशस्त्र बल की खोज और बचाव एवं समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और इस गठन करने की अवधारणा से वर्ष 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे परीक्षा उपयोगी भारतीय सेना बल की स्थापना एवं मुख्यालय, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना दोस्तों 8 अक्टूबर 1992 को हुआ था और इसका मुख्यालय अभी नई दिल्ली में है। देखिए भारतीय नौसेना की स्थापना आपको 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना के भी दोस्तों मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, जो कि 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुआ था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है और 10 मार्च 1969 को स्थापना हुआ था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली है और दोस्तों 27 जुलाई 1939 को हुआ था। बाकी असम राइफल जिसके मुख्यालय शिलोंग मेघालय में है और इसकी स्थापना दोस्तों 1835 में हुआ था। देखिए बाकी जितना भी सेना आपको दिखे दोस्तों, जैसे भारतीय वायुसेना, नौसेना, थल सेना, सीधे मुख्यालय तौर पर याद रखना है दिल्ली, असम राइफल को छोड़कर।
नेक्स्ट है कि वर्ष 1971 में क्या घटित हुआ था। तो 1971 में दोस्तों आपको क्या होता है, भारत सोवियत संघ को से फ्रेंडशिप समझौता हुआ था। देखिए वर्ष 1971 में भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता हुआ था और भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया था। देखिए एक होता है शिमला समझौता, जो कि शिमला समझौता का दोस्तों 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि शामिल हुए थे। और शिमला समझौता में दोनों देश इस बात को सहमत हुए थे कि कश्मीर सहित सभी मुद्दे आपसी बातचीत और सहमति से सुलझाएंगे। नेक्स्ट है ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो कि 11 जनवरी 1966 को हुआ था और यह एक शांति समझौता था। 1965 में दोस्तों जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसको विराम के बावजूद युद्ध क्षेत्र में झड़प बंद नहीं हुई थी। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ ने विशेष रुचि ली और सोवियत संघ दोनों पक्षों को वार्ता के लिए ताशकंद आमंत्रित किया था। सोवियत संघ की बात की जाए दोस्तों तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था और सोवियत संघ के विघटन के बाद अभी दोस्तों 15 नए देश बने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 77। बोला कि संक्रमण धातु कौन है, बताइए। संक्रमण धातु दोस्तों आपका पैलेड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पैलेडियम। पैलेडियम दोस्तों जो कि 46 पीडी एक संक्रमण धातु है। ब्लॉक डी के तत्व संक्रामक तत्वों के नाम से जाना जाता है और इन तत्वों के परमाणु अपने अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से ही प्राप्त है। नेक्स्ट दोस्तों कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयतन से अधूरे भरे हुए अधुपरित डी ऑर्बिटल उपस्थित हो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि पैलेडियम जो कि 46 पीडी ग्रे सफ़ेद धातु है और यह बेहतर नमनीय है और आसानी से काम करता है। पैलेडियम दोस्तों सामान्य तापमान पर वातावरण से घुल मिल नहीं सकता है। इस प्रकार धातु और उसके मिश्र धातु गहने और सजावटी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे पैलेडियम है कि पैलेडियम का मुख्य उपयोग ऑटोमोबाइल उत्प्रेरक कन्वर्टर्स में होता है। पैलेडियम प्रदूषणकारी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को निकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 78 बोल रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष के जयंती पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो आपको सरदार पटेल के जन्मदिन पर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार पटेल भाई के जयंती पर मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस को दोस्तों शुरुआत 2014 से भारत सरकार के द्वारा किया गया है। और राष्ट्रीय वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, याद रखिएगा। और नव स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संपूर्ण और समझौताहीन थी, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष की उपाधि मिला था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस दोस्तों जो कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रमण दिवस के रूप में 2021 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। 2021 से दोस्तों यह आपको पराक्रम दिवस मनाना चालू हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेक्स्ट कथन है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि विश्वविद्यालय कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और नोबेल जो कि गीतांजलि पुरस्कार से विजेता हैं। इन्होंने दोस्तों गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट है राजीव गांधी जो कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, 40 वर्ष की उम्र में दोस्तों बने थे। और राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 ईस्वी को बम्बई में हुआ था और वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री जो कि 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक रहे थे दोस्तों राजीव गांधी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 79 बोल रहा है कि समावयवी कौन प्रदर्शित करता है। तो समावयवी दोस्तों ब्यूटेन और 2 मिथाइल यानी कि प्रोपेन, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन जो कि समावयवी प्रदर्शित करता है। और समावयता में वे जो का अनुसूत्र समान होता है और संरचना शुद्ध दोस्तों कि भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग होते हैं, समावयता कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 80। क्वेश्चन 80 क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80 बोल रहा है आपका कि आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है। तो देखिए दोस्तों घनत्व जो है यह प्रदर्शित नहीं है, बाकी आपका आयन विभव है, विद्युत ऋणात्मक, परमाणु त्रिज्या सभी आपको है। देखिए आवर्त सारणी के द्वारा तत्व का घनत्व प्रदर्शित नहीं किया जाता है घनत्व का, और आवर्त सारणी के द्वारा तत्व का निम्न गुण प्रदर्शित किया जाता है। कौन कौन सा, तो इसी दोस्तों पहला है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या की बात की जाए तो किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा और उनके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। एक होता है आयनिक त्रिज्या, तो किसी आयन की त्रिज्या उसके नाभिक से वही दूरी है जहाँ तक उस नाभिक का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है, उसे आयनिक त्रिज्या कहते हैं। एक होता है विद्युत ऋणात्मक, जो कि किसी अणु से परमाणु से संबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति रहती है उसे विद्युत ऋणात्मक कहते हैं।
फिर है दोस्तों आयनन विभव। आयनन विभव किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु में सबसे कम दृढ़ता बुध इलेक्ट्रॉन को निकाल देने पर धनायन का निर्माण होता है और इस क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा का आयन विभव कहलाता है। होता है दोस्तों घनत्व, जो कि डेंसिटी की बात की जाए तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान एवं आयतन के अनुपात को उस पदार्थ को घनत्व कहते हैं और घनत्व का आयामी जो सूत्र होता है mLT-3T। आवर्त सारणी में तत्व के घनत्व से संबंधित तत्व के गुण को चर्चा नहीं किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। बोला कि किस संस्था के द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे की मंजूरी दी गई है। तो यह दोस्तों किसके द्वारा मंजूरी दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा आपको सेबी के द्वारा। देखिए सेबी के द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे की मंजूरी दी है। भारतीय शेयर बाजार और अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय को विनियमित करने तथा उनके संगठित स्वरूप प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किया गया है, जो कि 12 अप्रैल 1988 को यह किया गया है। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत इस वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। वर्तमान में चेयरमैन के अतिरिक्त 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य इसका बोर्ड में शामिल है और इसका मुख्यालय दोस्तों आपका मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 82। कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है, तो कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है दोस्तों, तो यह वॉइस मैनेजमेंट। वॉइस मैनेजमेंट दोस्तों यह नहीं कर सकता है। देखिए एक होता है फाइल मैनेजमेंट, जो कि फाइल मैनेजमेंट एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम है जो कि फाइलों को मैनेज करने की प्रक्रिया है और इसका मुख्य कार्य है कि फाइलों को प्रभावी तरीके से संग्रहित करना और तैयार करना होता है ताकि यूजर और सॉफ्टवेयर उन्हें आसानी से देख सकते हैं। एक होता है दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है जो प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेस करता है और उसे दोस्तों मैनेज करता है। फिर आपका दोस्तों एक होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि फिजिकल से वर्चुअल एड्रेस तक मेमोरी मैपिंग का कार्य करता है और यह एक हार्डवेयर डिवाइस होता है और यह वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए बेस रजिस्टर में जो मान होता है उसे यूजर प्रोसेस के द्वारा जनरेट किए गए सभी एड्रेस से जोड़ा जाता है। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक समूह है जो सिस्टम रिसोर्स जैसे प्रोसेसर, मेमोरी, फाइल सिस्टम को मैनेज करती है एवं इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज करती है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक रिसोर्स की स्थिति को जानकारी रखती है एवं कार्य का आधार पर विभिन्न प्रोसेस के लिए रिसोर्स को बांटता है। जहां तक प्रोसेस मैनेजमेंट की सवाल है दोस्तों, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फिजिकल प्रोसेस का प्रबंध अर्थात प्रोसेस टास्क के लिए प्रोसेसर को एलकोड करना ही प्रोसेसर मैनेजमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 83 बोला दोस्तों कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन नहीं है, तो देखिए ऑप्शन जो भी दिया गया है कि कागज का थैला एवं प्लास्टिक का थैला। देखिए प्लास्टिक का थैला जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है दोस्तों कि ऐसे पदार्थ जिनका जैविक जीव के द्वारा अपघटन किया जा सकता है और जैविक निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे वाहित मल हो जाएगा, घरेलू कचरा हो जाएगा, गाय का गोबर हो जाएगा दोस्तों, भूसी हो जाएगा, लकड़ी का कोयला हो जाएगा। एक होता है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की प्रकृति में मौजूद जीवाणु जो कि बैक्टीरिया, कवक और जीवों के द्वारा अपघटित किया जाता है उसे दोस्तों जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। फिर एक दोस्तों जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, ऐसे पदार्थ जो सरलता से जैविक जीवों के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है वह जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। जैसे दोस्तों प्लास्टिक हो जाएगा, टीन, सिलिकॉन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84। क्वेश्चन 84 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बोला दोस्तों कि टिस्को कंपनी स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है, टिस्को बताइए। तो टिस्को दोस्तों स्वामित्व के आधार पर आपसे पूछ रहा है, तो आपका दोस्तों निजी क्षेत्र का है, याद रखना है। टिस्को एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है दोस्तों। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था और ये 26 अगस्त 1907 में, जो कि तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी घाटी में साकची नामक स्थान पर किया गया था और वर्तमान में दोस्तों जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मोनोजाइट रेत में क्या पाया जाता है। तो मोनोजाइट रेत में क्या पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइट थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है और भारत में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार आपका केरल राज्य में है। इसके अलावा मोनोजाइट अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मलाया में प्रचुरता में उपलब्ध है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मोनोजाइट यह एक थोरियम, सीरियम, यूरेनियम, लेथे का मिश्रण है जो पैगमेटाइट शैलों में पाया जाता है और पैगमेटाइट शिलाएँ क्या गया और मुंगेर जिला में मिलती है। थोरियम का रासायनिक चिन्ह दोस्तों TH और परमाणु क्रमांक आपका 90 है। थोरियम और यूरेनियम सर्वश्रेष्ठ ज्ञात रेडियोधर्मी तत्व है। देखिए यहाँ से परीक्षाओं पे कुछ महत्वपूर्ण तत्व दिया गया है कि थोरियम एवं
रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि भारत में आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। थोरियम का उपयोग दोस्तों परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के उद्देश्य से किया जाता है। देखिए भारत में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज जैसे दोस्तों यूरेनियम। तो यूरेनियम आपको दोस्तों झारखंड में पाया जाता है, जो कि रांची, हजारीबाग, शिवभूमि याद रखना है। यूरेनियम दोस्तों प्रसिद्ध खान आपका जादूगोरा है यूरेनियम के लिए, वो भी झारखंड में। नेक्स्ट है कि सीसा, जो कि दोस्तों झारखंड राजस्थान है राज्य में। फिर लिग्नाइट जो पाया जाता है तमिलनाडु, राजस्थान में। टीन आपका छत्तीसगढ़ में। क्रोमोकाइट है क्रोमाइट है झारखंड और उड़ीसा में। हीरा हो जाएगा मध्य प्रदेश में, जो कि पन्ना जिला में, मझगांवा खान। मैग्नेजाइट जो कि उत्तराखंड में दोस्तों, राजस्थान में और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। पेट्रोलियम हो जाएगा असम, डिगबोई, सुरमा घाटी और गुजरात याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 86 बोल रहा है कि अमित्र घात किस मौर्य राजा का अन्य नाम था। तो अमित्र घात दोस्तों बिंदुसार का अन्य नाम था, याद रखिएगा। अब इसका हम दोस्तों डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना, डिस्कशन कर रहा है कि अमित्र घात मौर्य राजा बिंदुसार का अन्य नाम था और बिंदुसार को यूनानी अमित्रोकेडिज भी कहते हैं। वायु प्राण में दोस्तों बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है और जैन साहित्य में सिंहसेन, सिंहासन कहा जाता है। बिंदुसार में दोस्तों इसको दिव्यागदान में तहसीला में हुए विद्रोह को दमन के लिए अपने पुत्र क्रमशः अशोक और शिशुम को भेजा था बिंदुसार, याद रखना है। देखिए स्ट्रोबो के कथनानुसार सीरिया का शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में भेजा है। चलिए यहाँ से दोस्तों बिंदुसार का कथन चालू होता है। देखिए बिंबिसार जो है यह मगध का सबसे पहले शासन करने वाला हर्यक वंश का था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने किया था और बिंबिसार गौतम बुद्ध के सबसे बड़े संरक्षक में से एक थे। बिंबिसार को श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, बिंबिसार को श्रेणी। नेक्स्ट है अज्ञातशत्रु। तो अज्ञातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके दोस्तों मगध पर अपना शासन स्थापित किया था और यह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और 32 वर्ष तक यह शासन किया था। और अज्ञातशत्रु का दोस्तों उपनाम कुनिक है, याद रखना है, कुनिक है। यह सुयोग मंत्री के नाम से वर्षाकार था जो कि वैशाली विजय में महत्वपूर्ण इसका भूमिका निभाया है। उदयन, तो उदयन दोस्तों 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अज्ञातशत्रु की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा और पाटलीग्राम की स्थापना उदयन ने किया था और यह जैन धर्म की अनुयायी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 87 बोल रहा है कि साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है। तो दोस्तों कार्बोक्जिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्जिलिक एसिड। इसका डिस्कशन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। डिस्कशन कर रहा है कि साबुन के साबुनीकरण से कार्बोक्जिलिक एसिड बनता है और कार्बोक्जिलिक एसिड सोडियम पोटेशियम लवण से निर्मित यौगिक है। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बनिक श्रृंखला तेल पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिश्रैली संरचना तैयार करती है, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इसमें पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार के साबुन को मिसेल मैल के पानी बाहर निकलने में मदद करता है और हमारे दोस्तों कपड़ा साफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 88 बोलता है कि एस्ट्रोसेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एस्ट्रोसेट जो लॉन्च किया गया है वो आपका दोस्तों भारत के द्वारा, ध्यान देना है। एस्ट्रोसेट भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है और भारत की प्रथम समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, जो कि PSLV C30 XL रॉकेट के द्वारा 28 सितंबर 2015 को 1515 किलोग्राम के उत्पाद द्रव्यमान के साथ 650 किलोमीटर 6 डिग्री झुकाव वाली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 89। क्वेश्चन 89 कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 89 क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं। तो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं वो दोस्तों लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होता है उनका। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका C राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा से बहुमत प्राप्त दल नेता होते हैं, जो कि अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में दोस्तों अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता के प्रयोग पर कर सकता है और इस स्थिति में राष्ट्रपति जो सामान्यतः सबसे बड़ा दल अथवा गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और 1 माह के भीतर सदन में दोस्तों विश्वास मत हासिल करने के लिए रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 बोल रहा है कि कौन रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है Fe+Cl2 जो कि FeCl3, इसलिए संतुलित। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रहता दोस्तों तो संतुलित हो जाता है, लेकिन 3 है। देखिए Fe+Cl2 में FeCl3 रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि रासायनिक सूत्र के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को अधिक संक्षेपित रूप में दर्शाया जाता है और यदि रासायनिक अभिक्रिया
एक संतुलित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो पदार्थ की अपेक्षित रासायनिक गुण वास्तविकता के करीब प्रतीत होता है। नेक्स्ट है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। देखिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही दोस्तों विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। उदाहरण में दोस्तों जैसे JN+H2SO4 हो गया, तब देखिए JnSO4+H2O। देखिए इधर भी दोस्तों SO की 4 संख्या 4 है, इधर भी आपका 4 है। जिंक का दोस्तों 1 है तो जिंक का इधर भी 1 है, H2 का हाइड्रोजन का 2 है, 2 है। नेक्स्ट है कि रासायनिक समीकरण की अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक तथा उत्पादक के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिकारक तथा उत्पाद के गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्था को Gl, Aq तथा S में दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होता है तब उसे दोस्तों Aq लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 91। क्वेश्चन 91 बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा क्यों वापस लिया गया था? क्योंकि दोस्तों 1922 में जो चौरा चोरी कांड हुआ था उसी के लिए। देखिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा 1922 ईस्वी के चौरा चोरी घटना के कारण हुआ था और यह दोस्तों 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा चोरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारी ने क्रोध में आकर थाने को आग लगा दिया था, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाही की दोस्तों मृत्यु हो गया था। और इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और इस घटना के समय दोस्तों गांधी जी बरदौली थे। देखिए जब चौरा चोरी कांड हुआ था तो उस समय गांधी जी बरदौली थे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घटना है, जैसे अमृतसर की घटना। तो अमृतसर की घटना दोस्तों जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था और इस समय पंजाब को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का दोस्तों सहयोग किए थे और शंकर नायर ने जलियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता को इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्थगित होने के कारण है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था और इस कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने भाग लिए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा और जो दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, जिसे दोस्तों गांधी जी ने भी अस्वीकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 92 बोल रहा है कि 360 मूल्यांकन प्रणाली पहल किसने अपनाया है? तो यह दोस्तों भारतीय नौसेना के द्वारा अपनाया गया है। इसका रहा डिस्कशन दोस्तों कि भारतीय नौसेना ने 7 अक्टूबर 2023 को 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पहल अपनाया है और 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली नई विधियों पर आधारित है। रेटिंग स्केल विधि, रैंकिंग पद्धति, फ्री फॉर्म विधि, बॉर्ड्स विधि और गोपनीय रिपोर्टिंग पद्धति। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है और वर्तमान में थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। याद रखना है वर्तमान में कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय वायुसेना और थल सेना का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो नई दिल्ली है। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। वर्तमान तटरक्षक बल का प्रमुख आपको राकेश पाल है, जो कि यह 25वां क्रम के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 93। क्वेश्चन 93 क्या कर रहा है कि डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास भारत के किस देश के बीच है? तो डेजर्ट साइक्लोन दोस्तों UAE के बीच है और सिर्फ साइक्लोन कहता है तो मिस्र के साथ हो जाता है। देखिए भारत और UAE के बीच जो डेजर्ट साइक्लोन 15 जनवरी 2024 के बीच हुआ है और इस युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य दोस्तों कि शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना। क्वेश्चन नंबर 94 कि संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या उपेक्षित नहीं है? तो देखिए दोस्तों संवैधानिक लोकतंत्र देश में लोकतांत्रिक देश के दूसरे देश से ज़्यादा समृद्ध होते हैं और यह उपेक्षित नहीं है। लोकतंत्र का एक रूप जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है और लोगों को जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दोस्तों दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है और सभी नागरिक को स्वतंत्रता एवं समान अधिकार प्रदान करने लोकतांत्रिक देश को पहला सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 95 बोला दोस्तों कि किसी देश का व्यापार घाटा तब होगा जब दोस्तों वस्तु का सेवा का आयात वस्तु के सेवा का निर्यात से कम होगा। देखिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं दोस्तों, देखिए वो कम नहीं अधिक होता है दोस्तों, कम हम बोल दिए। देखिए वस्तु या सेवा का आयात निर्यात से अधिक हो तब व्यापार घाटा होता है। देखिए व्यापार संतुलन है कि आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जब कोई देश निर्यात की तुलना में
आयात अधिक करता है तो व्यापार घाटे की सामना करना पड़ता है। अर्थात दोस्तों वह देश के अपने यहाँ लोगों को मांग के अनुरूप वस्तु और सेवाओं को पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे अन्य देश का इनका आयात करना पड़ रहा है। और इसके विपरीत जब कोई देश को आयात की तुलना में निर्यात अधिक करता है तो उसे दोस्तों ट्रेड सरप्लस की स्थायी स्थिति होता है। देखिए दोस्तों मैथ है तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, या दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो सकता है आप इसको बनाइएगा तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले एक क्वेश्चन हो गया आपका, उसके बाद दोस्तों फिर आपका डिस्कशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। भारतीय रेलवे द्वारा AI आधारित वन्य जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली का क्या नाम है? तो बताइए दोस्तों इसका क्या नाम है? तो 97 का ऑप्शन भी हो जाएगा कि गजराज सुरक्षा प्रणाली। भारतीय रेलवे के द्वारा जो रेल पटरियों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए AI आधारित वन्य जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली के नाम से गजराज सुरक्षा प्रणाली रखा है। फिर यहाँ पे एक दोस्तों कवच 140 ट्रेन, जो कि ये भी सुरक्षा प्रणाली है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में वन्य जीव एवं पक्षियों को संरक्षण राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। देखिए मौलिक कर्तव्य 51 के ए के जी में इसे शामिल किया गया है, 51 के ए के जी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटना को घटित वर्ष के क्रमानुसार सजाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। एक है दोस्तों बर्लिन का दीवार, अफगानिस्तान में सोवियत संघ पराक्रमण, USSR का विघटन, रूस का क्रांति। तो रूस का क्रांति दोस्तों 1917 में हुआ था, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का सितंबर या 1919। अच्छा चलिए नीचे डिस्कशन दिया गया, इसको देख लेते हैं। देखिए रूस की क्रांति 1917 में हुआ था, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के द्वारा सितंबर 1979 में आक्रमण किया गया था। बर्लिन के दीवार गिरने की घटना दोस्तों 9 नवंबर 1989 को हुआ था और सोवियत संघ यानी कि USSR का विघटन वर्ष 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य आपका दोस्तों केरल और गुजरात है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य आपका कौन होगा? तो केरल और गुजरात। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं करता है? कौन नहीं करता दोस्तों? तो शासन का प्रमुख का नाम जो है यह नहीं करता है। देखिए लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं और लोकतांत्रिक संविधान में किसी शासन का प्रमुख नाम नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर अधिकांश अधिकार का इस्तेमाल वही करता है। किसी भी देश में कानून बनाने और सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने की विधि निर्माण का यह आम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया भर के संसद को नए कानून बना सकती है और मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। मौजूदा कानून को दोस्तों ख़त्म भी कर उसको नए जगह नए कानून बना सकती है। दोस्तों सभी संसद का काम है। देखिए अमेरिका संविधान को प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया को अधिकांश देश अपने संविधान को शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ किया जिसके उनमें देश का नाम दोस्तों वर्णित होता है। जैसे कि इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा और संयुक्त राष्ट्र में हम सभी को लोग हम दक्षिण अफ्रीका को लोग इत्यादि। देखिए दोस्तों वहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया, यानी कि 2 वीडियो में दोस्तों 100 क्वेश्चन को समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो रहेगा ये भी 64 पोस्ट का हुआ था, जो कि ये भी 23/6/2024 को जो हुआ था द्वितीय पाली में, या उसका क्वेश्चन है। तो इसका दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों आपका हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं, तो हर एक पॉइंट को दोस्तों आपको याद रखना है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये दोस्तों मेहनत आप लोग का इस मेहनत से दोस्तों हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रहा दोस्तों पीडीएफ का सवाल, बहुत लोग दोस्त करेंगे तो सर पीडीएफ नहीं मिला है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पे हम पीडीएफ डालते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।